थैंक यू फॉर कमिंग। आज हमारा इस सीरीज का थर्ड प्रेजेंटेशन है एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर यस्टरडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 6 स्टॉक्स। कल के 3 स्टॉक्स का नाम कोई बता पाएगा? या यू कैन राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स व्हिच 3 स्टॉक्स वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। देखते हैं आपका रिवीजन है या नहीं है। पीडीलाइट, okay, Pidilite, Infosys, third one Bajaj Finance. Great. So at least some of you are remembering it. आज का ये सेशन थोड़ा सा हमको चूंकि 6 स्टॉक डिस्कस करने हैं और समय हमारे पास बहुत कम है। वी हैव टू एंड today's session by 5:45 because I have a big session at 6 o'clock. So we will try and hurry up. And we can start. Yes. Recording ready? Yes, ready. Okay, so great. So पिछले 2 प्रेजेंटेशन में हमने कुल मिला के 6 स्टॉक्स का हमने डिस्कस किया है। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, पीडीलाइट वो हमने कल किया था। फर्स्ट सेशन में हमने एशियन पेंट्स, एसबीआई, 6 वन कौन सा था तने मैं भूल गया। ओके, so 3 we had discussed in the first session and Reliance Industries. Okay, so आज हम 6 स्टॉक की बात करेंगे जैसे मैंने बताया, लेकिन इसमें से 6 में से 4 स्टॉक बिल्कुल एक ही सेक्टर के हैं, इसलिए हमको उस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है और आपको भी जानकर उसमें मतलब बहुत अच्छा भी लगेगा कि एक अलग तरह का पोर्टफोलियो हम पूरा डिजाइन कर रहे हैं। सो आई विल जस्ट रिपीट व्हाट वी आर डूइंग। हमने पूरी सीरीज में एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए 30 स्टॉक को हमने आइडेंटिफाई किया है। ऑलरेडी पिछले कई महीनों से हम बहुत सारे लगभग जैसा मैंने पीछे बताया था 850 स्टॉक्स मेरे रेडार पे हैं। हमने धीरे धीरे उसको चॉइस किया। अलग अलग 3 पोर्टफोलियो बने हैं। ये जो पोर्टफोलियो बना है ये पोर्टफोलियो हमने प्रिसाइजली उन लोगों के लिए डेवलप किया है जिनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, जो रेगुलर अच्छा इनकम चाहते हैं। इस प्रकार के जो इन्वेस्टर्स हैं पर्टिकुलरली जिनको सब्सटेंशियल अमाउंट उनके फ्यूचर्स के लिए या उनके रिटायरमेंट के लिए या उनके किसी बड़े गोल के लिए चाहिए और उनको रिस्क कम लेके एक 20% प्लस एनुअलाइज रिटर्न मिले, इस प्रकार का पोर्टफोलियो जिनको बनाना था उनके लिए ये डिजाइन किया गया है। इस पूरे सीरीज में मेन जो हमारा फोकस था वो दैट वाज लास्ट 3 years, 5 years, 10 years, 15 years एवरेज CAGR कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न जो है वो जिसमें बहुत अच्छा मिल रहा है, इस प्रकार के शेयर्स हमने इस पूरे पोर्टफोलियो में लिए हैं और उसी तरह से ये हमने डिजाइन किया है। मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारी अपेक्षा तो यही रहेगी कि जिसका अमाउंट समझो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख के आसपास है या उससे ऊपर है तो आपने पूरे 30 स्टॉक लेना चाहिए। अगर किसी का अमाउंट इतना नहीं है या वो चाहते हैं कि भाई पूरे 30 में नहीं जाए तो 10 से 15 स्टॉक इसमें से अपन अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा डेवलप है। आज हम टोटल 6 स्टॉक का डिस्कस कर रहे हैं। तो आई विल स्टार्ट इमीडिएटली बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हमको थोड़ा सा जल्दी है। सो फर्स्ट स्टॉक विच अगेन जब से उसका लिस्टिंग हुआ तब से ही नॉट ओनली मोतीलाल ओसवाल बट हमारा भी बहुत फेवरेट रहा। IPO भी बहुत अच्छा रहा था उसका। लगभग 1.5 साल पहले उसका IPO आया था और IPO भी वहां से लेके एक बहुत अच्छा मूवमेंट आई। उसके बाद में थोड़ा करेक्शन मोड में आया लेकिन फिर से अभी बढ़ना शुरू हुआ है एंड दैट इज अगेन मोनोपोली शेयर विच इज one of the criteria of this total presentation and that is IRCTC. ओके, तो जिन लोगों से मेरी रेगुलर बात होती है या जो लोग मुझसे सलाह लेते रहते हैं, IRCTC हमेशा हमने उनको गाइड किया है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए एंड आपने देखा होगा कल फिर से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है उसमें। ये पोर्टफोलियो वैसे तो हमने लास्ट वीक मतलब 1 तारीख के पहले ही हमने इसको
हमारे रडार में ले लिया था, लेकिन चूंकि कल एक ब्रेकआउट आया है इसलिए मैं इमीडिएटली इसने मैं मेरे सीरीज में इसको ले लिया है। तो इंडियन रेलवे इंडियन रेल टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। सो एज आई सेड, मोनोपोली बिजनेस है। रेलवेज जो अभी पिछले लगभग 1.25 साल से कोरोना के कारण एक थोड़ा सा स्टेग्नेशन पीरियड में है या काफी कुछ बंद है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि कोरोना का ये जो पेंडेमिक है ये अब आगे बहुत लंबा नहीं चलेगा, किसी न किसी लेवल पे आके ये भी इसमें स्थिरता आएगी, अगर हम ऐसा समझ के चल रहे हैं तो उसमें फिर से रेलवेज के लिए अच्छे दिन आएंगे। एज यू नो कि उसके बिना वैसे भी हमारे देश में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि दैट इज वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो और उस क्षेत्र में आईआरसीटीसी का एक मोनोपोली है। इट्स अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवेज। बेसिकली बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली आईआरसीटीसी क्या करता है। एनीवन कैन टेल मी? अगर किसी को पता हो तो एटलीस्ट विल ट्राई। आपको कितना नॉलेज है आईआरसीटीसी एक्चुअल में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडियन रेलवेज को? इफ एनीवन कैन राइट डाउन। as I said, it is a monopoly company. कुछ सर्विसेज ऐसी है जिसकी 100% मोनोपोली है। अनंत प्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा, केटरिंग एंड बुकिंग, रेट टिकटिंग, केटरिंग। ओके, ट्रेन रनिंग अभी शुरू किया है। जैसे आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अभी रेलवेज में, तो उसमें से बहुत सारे कुछ जो ट्रेन है वो प्राइवेट सेक्टर में जब देने की बात हो रही है तो उसमें भी आईआरसीटीसी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। ओके, सो रिजर्वेशन, एज यू सेड, रिजर्वेशन में सबसे मेन चीज है कि जो ऑनलाइन टिकटिंग होता है तो वो उसका पूरा 100% मोनोपोली है। एज यू राइटली सेड, केटरिंग है। उसके दो और चीजें हैं जो अभी तक शायद नहीं आई हैं। ओके, दो और सर्विसेज है। एक तो टूरिज्म सर्विसेज है। आप में से कितने लोगों को पता है मालूम नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडियन रेलवेज या आईआरसीटीसी स्पेशल पैकेजेस निकालता है कि जो धार्मिक स्थान है या जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर वो स्पेशल ट्रेन्स लेके जा रहा है। एंड दिस इज व्हाट वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस, और उसमें भी उनका 100% मोनोपोली है। सेकंड एक चीज जो है, जो भी उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उस पर भी मोनोपोली, दैट इज वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है। जो वाटर आप समझ सकते हैं कि कितना सप्लाई होता है और कितने पानी की जरूरत होती है। तो इस सेक्टर में भी आज के तारीख में आईआरसीटीसी इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर, और फ्यूचर्स में भी ये बहुत मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसका एक्सपेंशन होना है। जब इन्होंने उसका आईपीओ लाया था तो 13% लोगों में बांटा था। इट वाज 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, तो उस समय 13% दिया और बाद में और 20% गवर्नमेंट ने सेल आउट किया है। तो अब आज के तारीख में इसका 67% गवर्नमेंट के पास में है। एंड जैसा कि हम समझ रहे हैं कि लॉकडाउन का ये जो पीरियड है ये भी धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा और एक बहुत बड़ा बूम पीरियड आएगा। तो उस बूम में ऑलरेडी उस बूम को देखते हुए मूवमेंट आ चुकी है। 29 के आसपास शायद इसका लिस्टिंग था, ऐसा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और लिस्टिंग के समय मैंने बताया कि काफी अच्छा मूवमेंट था, फिर बाद में थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन दिस इज दी इट इज बूमिंग नाउ। अभी ऑलरेडी हम 52 वीक हाई पे है। आज अगेन इट हैज टच 52 वीक और लाइफ टाइम हाई, नॉट 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई आज वापस से टच किया है। एक और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैंने पीछे कल बजाज के लिए बताया था कि जो जिस प्रकार की टिकटिंग ये करते हैं, तो इनके पास इतना बड़ा डाटाबेस है इंडियन पब्लिक का कि करोड़ों करोड़ों लोगों का, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के बाद में अगर सबसे ज्यादा डाटा किसी के पास होगा तो ये इंडियन रेलवेज के पास या आईआरसीटीसी के पास होगा। एंड दैट डाटा इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, एंड दे आर मार्केटिंग इन सच ए वे कि आने वाले समय में इस पूरे सेक्टर के लिए तो पॉजिटिव है ही है, और पर्टिकुलरली ये कंपनी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगी। मार्केट कैप बहुत छोटा सा है अभी तक, जो लगभग
35 से 40 हजार करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो लुकिंग एट दी रेलवे विच इज दी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज जो जनरेट कर रही है, और जिसका नया नया एक्सपेंशन हो रहा है, और आने वाले टाइम में और भी बड़े पैमाने पे उसको बढ़ना है। और उस पूरे बिजनेस में प्राइवेटाइजेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट वी आर जस्ट एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे सिनेरियो में दिस कंपनी विल आउट परफॉर्म एवरीथिंग। इसका बहुत लंबा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होने के कारण हम 3 साल या 5 साल का CAGR नहीं निकाल रहे, लेकिन लगभग पिछले 15-17 महीने में डबल से ज्यादा हो गया है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक दैट वी शुड श्योरली हैव इन आवर पोर्टफोलियो। 30 स्टॉक में से एक स्टॉक आपका IRCTC पक्का होना चाहिए। तो किन किन के पास में है, जो मेरे से कांटेक्ट में थे, मेरे ख्याल में सभी के पास होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन कौन किन के पास है IRCTC, या किसके पास नहीं है वो बोलिए, तो मुझे थोड़ा सा उनसे बात करनी पड़ेगी फिर। तो दिस इज कुशल जी, आपको जरूर आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आनंद प्रकाश जी, आप भी रखिए। ये एक इस तरह का स्टॉक है जो बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, तो उस तरह का घोड़ा है, तो ज्यादातर के पास नहीं है। सो रियली कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हमारा गैप है। लेकिन जिस भी समय आप डिसाइड करो, शेयर नेम, यू ज्वाइन लेट, आई थिंक इट इज IRCTC, इंडियन रेल टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। या पक्का लीजिए, रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि लाइफ टाइम हाई पे है तो लेना चाहिए, करेक्शन आता है तो और ज्यादा भर के लीजिए। यू विल ऑलवेज बी वेरी हैप्पी विद दिस स्टॉक। या सो जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में। इसका भी मैं आपको टारगेट इस तरह से नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वी एक्सपेक्ट अराउंड 25 to 30% CAGR ये अगले कुछ सालों में लगातार देता रहेगा। उतना पोटेंशियल इस स्टॉक में है। इट कैन बी मोर, बट एनीथिंग अबाउट 20% इज गुड। सो 20, 25, 30% का एनुअलाइज CAGR ये आपको पक्का देगा। ग्रेट। सो नाउ वी हैव वन स्टॉक जो बिल्कुल अलग सेक्टर से है, और मुझे लगता है कि पूरे 30 में ये अपने सेक्टर का एक ही स्टॉक है, एंड दैट इज ICICI Securities. Okay, so this is a stock broking and allied company. Anyone heard about it? Anyone invested in it? ICICI Securities, ISEC, I think इसका सिंबल है किसी के पास? Yes, no, 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 बहुत कम लोगों के पास होगा। या चलो, एज एक्सपेक्टेड ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। लेकिन इसको चूज करने का कारण मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों होना चाहिए। तो सी ब्रोकिंग, ये जो टोटल बिजनेस है, लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ दैट ब्रोकिंग बिजनेस। वी आर सब ब्रोकर्स नो डाउट, बट वी आर पार्ट ऑफ इट। सो आज की तारीख में ISEC के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन टोटल सिनेरियो सेक्टर क्या है वो हम समझते हैं। इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनी है, इंक्लूडिंग मोतीलाल ओसवाल। सो लेकिन इसमें से एक ही चूज करना था, तो बहुत देख के और बहुत समझने के बाद में हमने ICICI सिक्योरिटीज को चूज किया, बिकॉज पहले हम सेक्टर की बात कर रहे हैं। आज का सिनेरियो क्या है हम देखते हैं कि पिछले लगभग 14, 15, 16 महीने में, जब से ये कोरोना का इशू आया है या पेंडेमिक आया है, आप बार बार सुन रहे होंगे कि बहुत सारे जो बिजनेस है उसको नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, बहुत सारे बिजनेस को पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। तो अगर एक सेक्टर जिसके लिए कि पूरा पेंडेमिक बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा है, तो वो है स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस। सो नॉट ओनली इन डायरेक्ट इक्विटी बट ऑल्सो इन म्यूचुअल फंड एंड ऑल। मैक्सिमम नए डीमेट अकाउंट्स खुले हैं, और उसके बावजूद भी आज का जो हमारा सिनेरियो है, हम समझ रहे हैं कि 4 से 5% ही हमारा जो पॉपुलेशन है वो अभी शेयर मार्केट में बोलो या उसके रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स वगैरह में एक्टिव है। ये परसेंटेज बहुत कम है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री के साथ में अगर इसका मुकाबला करें, तो वहाँ लगभग 30 से लेकर 60% के करीब पेनेट्रेशन है। आज जिस प्रकार से हमारा यूथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से एजुकेशन हमारे देश में बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से लोगों का जो रुझान है वो एटलीस्ट जो नए जो पीढ़ी है उनका स्टॉक मार्केट के तरफ या
इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहा है. So this sector is booming, no doubt. Already it has started and it will be booming in next many decades. मैं अगले कुछ साल नहीं बोल रहा हूँ, अगले कुछ decades की बात कर रहा हूँ. That is the first thing. कितना पोटेंशियल है, तो अगर हम आज समझो 4% पकड़ रहे हैं, और अगर हम ऐसा एक हिसाब लगाते हैं कि अगले 25 साल में, 20 साल में 40% पेनिट्रेशन अगर उसको होना है, तो यहाँ से 10 टाइम्स ग्रोथ हमको दिख रही है इन 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 द वे ऑफ नंबर्स. 10 गुना ज्यादा लोग शेयर मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी माध्यम से अगले 2 या 3 दशक में या 20 या 30 वर्षों में इसमें आएंगे. तो 10 टाइम्स ग्रोथ इज अगेन, इट विल चेंज द सिनेरियो. थर्ड पॉइंट है कि सिर्फ 10% ग्रोथ नंबर्स में होगा. अगर हम वैल्यू के हिसाब से हिसाब लगाए, कि आपने देखा होगा कि एक जो इन्वेस्टर जब आता है, वो अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक 2%, 5%, 10% इन्वेस्ट करता है. लेकिन जिस प्रकार से जब वो उसको इस सब चीजों के बारे में पता चलने लगता है, तो वो ऑटोमेटिक उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ते जाता है. सो देयर वाज अ स्टडी, एंड कुछ दिन पहले मैंने हमारे व्हाट्सएप पे भी डाला था कि एक जो ब्रोकिंग फर्म है उसने यहाँ तक कहा है कि हमारा बिजनेस अगले कुछ सालों के बाद में 100 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है. So 10 times in the number of demat holders or participants, but the business can go 100 times. So अगर टैक्स का अगर हम फॉर्मूला अगर हमने देखा कि बहुत पहले हुआ करता था 90s में, 95 में, 2000 के आसपास, उस प्रकार का एक अगर सेक्टर है तो वो स्टॉक ब्रोकिंग हो सकता है. ये इस पूरे सेक्टर की बात है. अभी इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें ICICI सिक्योरिटीज इसलिए लिया है कि दिस इज टुडे आल्सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट. देन आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो सब ब्रोकिंग का जो काम है, जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये सब ब्रोकिंग धीरे धीरे कम होता जाएगा. क्योंकि ऑनलाइन आप भी देख रहे हैं, आज भी बहुत सारे ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं. जिस प्रकार की एक्सेसिव मार्केटिंग है बड़ी कंपनियां कर रही है, तो आगे आने वाला टाइम सिर्फ बड़े कंपनियों के लिए रह जाएगा. नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, ऑल्गो ट्रेडिंग बहुत जल्दी हो सकता है आने वाले कुछ सालों में अपने देश में शुरू हो जाए. तो ये पूरा पूरा जो हमारा स्टॉक मार्केट की तरफ देखने का सिनेरियो एकदम ड्रास्टिकली चेंज होगा. और आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत हम देखते थे कि 20 साल पहले, नॉट 20 साल पहले, 12 साल पहले, 11 साल पहले हमारे पास सिर्फ 10% लोग थे जो खुद करते थे. 90% लोगों को हमारा गाइडेंस चाहिए होता था. 70-80% लोग हमारे ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग करते थे. आज की परिस्थिति ये है कि 95% ऑफ माई बिजनेस इज ऑनलाइन. मतलब सिर्फ 5% हमारे जो कस्टमर है वो सिर्फ हमारे से बात करते हैं, हमारे पास ऑर्डर लिखाते हैं या ये करते हैं. 95% आर नाउ रेडी टू ट्रेड देमसेल्फ. रेट वो खुद देख लेते हैं, उनके होल्डिंग्स देख लेते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर्स भी डाल देते हैं. बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब उनको हमारे पास आना होता है. तो ये इतना वास्ट पोटेंशियल से ग्रो होने वाला है कि जिसका हम अंदाज नहीं लगा सकते. और लोग भी काफी आएंगे. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर. सो दिस शुड बी इन आवर पोर्टफोलियो. 100x में जो बोल रहा हूँ, आप उसको बिल्कुल आप सीरियसली लीजिए. ये कोई मतलब कोई हम मजाक नहीं कर रहे हैं. 100x हो सकता है अगले 20-30 सालों में. और आप समझो कि आप कैलकुलेटर लगा के देखिए कि अगर 20 या 30 साल में 100 टाइम्स, अगर नॉट 100, अगर आप 50 टाइम्स भी पकड़ते हैं तो कितना सब्सटेंशियल ग्रोथ हो सकता है, ये आप देख सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वेयर इफ यू आर रियली बुलिश. अगर आपको ये समझ में आ रहा है ये जो पूरा सिनेरियो है, तो आपको स्टॉक बुकिंग में रहना चाहिए. और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक. 600 रुपीज का MRP है, लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही हम लोग चल रहे हैं. CAGR अगेन, क्योंकि ये बहुत पुराना नहीं है, इसलिए हम 3 साल 5 साल का CAGR नहीं बता सकते. लेकिन फिर भी लगभग 25% के जो हम ब्रैकेट का जो हम अंदाज ले रहे हैं, उस ब्रैकेट में ये स्टॉक जरूर आएगा, ऐसा हमें लगता है. सो द सेकंड स्टॉक दैट वी हैव डिस्कस्ड इज ICICI सिक्योरिटीज. आपको बता दूं, दिस इज सब्सिडियरी ऑफ ICICI बैंक. So okay with the second stock. Yes, 100% conviction, boasting myself. लेकिन ये जो भी हमने निकाला है, इसको बहुत सोच समझ के हमने काफी मतलब
कई साल से ट्रैक कर रहे थे और पिछले 2-3 महीनों से हमने बिल्कुल एक एक चीज पे निगाह मार के देन वी हैव कम डाउन टू दिस 30 स्टॉक्स। तो इफ अगर आप ये 30 स्टॉक को ही अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो भी आपको बहुत मजा आएगा। कुछ सालों के बाद आप निश्चित रूप से आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया आपने इन्वेस्टमेंट किया है। एंड यू कैन add up all these 30 stocks wherever you have money. So only आनंद जी ने बताया, बाकी लोग कन्विंस है? यस, वाई लिखिए अगर इफ यू हैव कन्विंस। मैं अगर मैं एक्टिव रहूंगा तो काम नहीं होगा। वी आर 26 ईयर, हम दोनों को जो 24 है तो 24 लोगों का यस नो आना चाहिए तो उसका मजा है। 5 6 ओनली 6 लोगों का जवाब आया, 7 लोगों का आया है। बाकी लोग, अरे इतना इतना भी आराम मत कीजिए कि यस नो लिखने में भी आपको दिक्कत आएगी। राइट, हमको भी अच्छा लगता है कि जब आप रिस्पॉन्स देते हैं। इफ देयर इज नो यू कैन राइट नो, यू कैन वी कैन डिस्कस मोर। सो दिस इज अ गेम चेंजिंग पोर्टफोलियो। आप पूरा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी आने वाले समय में, तो इसके लिए इसको बहुत लाइटली मत लीजिए। दिस इज यू आर लिसनिंग टू समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी, आप टीवी में देखेंगे दिन भर में वो 50 शेयर की आपको जानकारी देते हैं, ये लगा लो, स्टॉप लॉस लगा लो, फलाना कर लो। वी आर वेरी वेरी प्रिसाइज, हम बिल्कुल जो असली माल है वो आपको दे रहे हैं। ओके, तो स्टिल 10 या 12 लोगों ने अभी तक जवाब दिया है, बाकी लोग भी तैयार है। सो now the main sector that already मैंने कल भी आपको बता दिया था, जिसपे कि हम इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले जुलाई से बहुत बुलिश हुए हैं। वैसे तो ये सेक्टर पुराना भी ऐसा कोई खराब नहीं था, लेकिन पिछले लगभग जुलाई के आसपास में एक नजर में आया हमारे भी मोतीलाल कंपनी में भी और भी लोगों ने, मैं ऐसा नहीं कि हम ही नहीं किया, बहुत सारे लोगों के नजर में आ गया। दैट वाज द इंश्योरेंस सेक्टर। एक ऐसे तो ग्रेजुअली ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छा सेक्टर है, सभी जानते हैं। लेकिन ये जो पेंडेमिक आया है कोरोना का, और उसके जब 2-3 महीने होने के बाद में जब एकदम से लोगों के मन में एक बहुत अजीब सा डर पैदा हो गया, जैसे जब एकदम से पेशेंट बढ़े और जहाँ देखो हाहाकार था, लाखों रुपए के बिल बन रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, रूम नहीं मिल रहे हैं। ये मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ। सेकंड फेज वाज अ बिट डिफरेंट, बहुत एक अलग तरह का था। और शुरू में तो ये था कि भाई कवर भी नहीं हो रहा है, बाद में वो कवर करना उन्होंने शुरू किया आपके पॉलिसी में। लेकिन एक बहुत अलग तरह का माहौल था, और हमने भी देखा है क्योंकि मैं भी कुछ संस्थाओं से जुड़ा हूँ। कई लोगों की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई 2 लाख का बिल बन गया, 3 लाख का बिल बन गया, आप हॉस्पिटल से बात कीजिए या हमको मदद दिलाइए। तो ये सिनेरियो लगभग लगभग सब जगह था, और वो सिनेरियो में एकदम से लोगों को स्ट्राइक हुआ कि नाउ दिस सेक्टर विल बी इन अ डिफरेंट मोड नाउ। तो ये पूरा सेक्टर उस समय से ही हम सभी के नजर में आ गया, एंड वी वर वेरी वेरी बुलिश। रेगुलर बेसिस पे जहाँ से भी मेरी बात होती है, जो भी मेरे से पर्सनली मिले हैं पिछले लगभग 6-8-10 महीनों में, और जिन्होंने भी मुझसे पोर्टफोलियो की बात की है, आई हैव बीन रिकमेंडिंग दिस इंश्योरेंस सेक्टर। कुछ महीनों पहले हमारे मोतीलाल ओसवाल रिसर्च टीम ने भी एक पूरा पोर्टफोलियो बना के दिया था, जिसमें कि इंश्योरेंस सेक्टर के जो 5 स्टॉक्स हैं, उसको पूरे 5 को उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप पूरे इस एज अ बास्केट आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, पांचों में कीजिए। और पांचों में करने का कारण यह, हमने आज 4 ही लिए उसमें से, तो चारों में या पांचों में करने का कारण यह है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होगा। हम पांचों में से या चारों में से एक भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम वही पैसे को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड कर दें तो आई थिंक दैट विल हेल्प अस। सो अब विषय है कि कितना डालना चाहिए। तो अगर हम 30 में से 4 स्टॉक अगर इंश्योरेंस सेक्टर से देख रहे हैं, तो हमारा अंदाजा है कि लगभग 10 से 12% आपका पोर्टफोलियो इस सेक्टर में होना चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर में। और बिल्कुल आप कन्विक्शन से उसमें पैसा डालिए। अब इसमें 2-3 जो पॉइंट्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें वैसे कंपनियां बहुत हैं, गवर्नमेंट की कंपनी बहुत सारी हैं, लेकिन सभी अभी लिस्टेड नहीं होने के कारण अभी हमारे पास लिमिटेड चॉइस है कि इस सेक्टर में अगर हमको जाना है तो हमारे पास लिमिटेड कंपनीज हैं जहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आने वाला है पूरा इंश्योरेंस सेक्टर में। कोई एनीवन कैन गेस आने वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत जल्दी SBI HDFC लाइफ है, या
नॉट जीएसटी, नॉट एफडीआई। जीएसटी रिड्यूस इज बिग थिंग, नो डाउट, वो मैं डिस्कस करना ही था। लेकिन एलआईसी अमित अमित गुप्ता ने ऑलरेडी लिखा है। सो एलआईसी आईपीओ। सो आप सभी जानते हैं एलआईसी ऐसा कोई नाम नहीं है कि शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने एलआईसी ना सुना हो। एलआईसी हम हमारे जीवन के साथ में, या एटलीस्ट जो व्यक्ति थोड़ा सा भी जानकार है उसको एलआईसी के बारे में पता है। सो एलआईसी इज अ 100% गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज। पिछले 2-2.5 साल से हम सुन रहे थे कि इसका आईपीओ आएगा, और जब भी आईपीओ आना है उस आईपीओ की राह तो सभी देख रहे थे, लेकिन अब जिस प्रकार से मूवमेंट चल रही है, हमको पूरी उम्मीद है कि दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च 2022 के पहले पहले ही आईपीओ आएगा। अब ये आईपीओ गेम चेंजर क्यों होगा इस पूरे सेक्टर के लिए, कि आपने भी बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा कि ये जो आईपीओ आ रहा है उसके बाद में, या उस आईपीओ के लिए जब एलआईसी का टोटल वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, तो मे बी इट विल बी द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। मतलब रिलायंस को भी पीछे छोड़ दे, उसका जो मार्केट कैप बनेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ के एलआईसी का वैल्यूएशन इतने बड़े पैमाने पे होगा। आज भी एलआईसी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में अगर किसी एंटरप्राइज का, इंडियन एंटरप्राइज का अगर इन्वेस्टमेंट है तो एलआईसी है। आपने कई बार सुना होगा कि जब भी मार्केट में कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज आती है या क्रैश होता है तो एलआईसी वहां पे रख के वो मार्केट को संभाल लेती है, वो बाय करती है या कर देती है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो एंड इफ एकदम जो लोएस्ट जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से एलआईसी का जो टोटल वैल्यूएशन आएगा 10 से 15 लाख करोड़ रुपया। मतलब श्योरली इट विल सरप्राइज रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये आईपीओ के टाइम की बात कर रहे हैं। लिस्टिंग के समय हो सकता है कि और भी उसमें अप्रिशिएशन, लिस्टिंग हो सकता है 10, 20, 30, 50% और ऊपर जाए, तो एक 15 या 20 लाख करोड़ या उससे भी ज्यादा होगा। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन तो उससे भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन अगर हम इनिशियली 20 लाख करोड़ का भी एक कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में अगर हम सोच रहे हैं कि वो लिस्ट होने के बाद में इस पूरे सेक्टर में एकदम ड्रास्टिक चेंज आएगा, ये इस सेक्टर का एक बहुत बड़ा ये है। सेकंड जो चीज जो हमको दिखाई दे रही है, अभी तक वो आपके सामने नहीं आई है, लेकिन जो हम इंटरनल हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि जो जनरली सब जगह नहीं पहुंचती। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे डेवलप कंट्रीज हैं या यूएस स्तर में जाएंगे तो आप 100% इंश्योरेंस जो है कंपलसरी है वहाँ पर, हर एक को कंपलसरी है। हमारे यहाँ भी कंपलसरी नहीं है। तो हमारे यहाँ भी अभी तक का जो सीनियर ये था कि जो इंश्योरेंस एजेंट अगर कोई बनता है तो हमारा उसकी तरफ देखने का दृष्टिकोण होता है, अरे यार ये तो साला पीछे पड़ने वाला व्यक्ति है, इससे दूर रहो, ये तो इंश्योरेंस बेचने के लिए पता नहीं क्या क्या करेगा। उसको उसकी तरफ देखने का दृष्टिकोण हमारा बहुत एक नेगेटिव हुआ करता था, एक डाउनवर्ड हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है। आने वाले कुछ समय में जो हमारा एस्टिमेट है और बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनी बता रही है कि जो इंश्योरेंस एजेंट है वो उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, नो डाउट। और रिस्पेक्ट बढ़ने के साथ में वो हो सकता है कि अपने से चार्ज भी लेना शुरू कर दें। बहुत सारी जगह होता है कि अगर वो आपको सही रूप से गाइडेंस दे रहा है तो उस गाइडेंस का वो आपको चार्ज लेना शुरू करेगा और चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक सिनेरियो इस तरह का आएगा कि वो आपको बहुत अच्छे ढंग से गाइड कर रहा है। थर्ड स्टेज ये आएगा कि धीरे धीरे कंपलसरी होना शुरू करेगा। तो जो हम समझ रहे, जो मैंने बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमको मिल रही है उसके हिसाब से, जैसे मे बी जैसे इनकम टैक्स पेयर्स हैं जो 3, 4, 5 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स, उनको धीरे धीरे वो कंपलसरी करेंगे। आपने देखा होगा कि जो लोन लेता है उनको कंपल्सन होता है। तो इस प्रकार से जितने भी इनकम टैक्स पेयर्स उनको कंपलसरी हो सकता है, या गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको कंपलसरी हो सकता है। इस तरह से धीरे धीरे एक एक स्टेज में ये कंपल्शन बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये कंपल्शन का पीरियड चालू होगा, अगेन एक ड्रास्टिक चेंज आएगा इसमें पूरे सेक्टर में, कि भाई एक जो आज ये था कि भाई मजबूरी है या वो आपको पुचकार के बेच रहे हैं या आपको मस्का मार के बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में आपकी जरूरत हो जाएगी कि आपको इंश्योरेंस लेना ही है, मेडिक्लेम लेना ही है, जनरल इंश्योरेंस कराना ही है। और इस वजह से एक ड्रास्टिक चेंज इस पूरे सेक्टर में आएगा। आपने देखा होगा कि हम पिछले जुलाई से हमने बोलना शुरू किया था कि प्रीमियम बढ़ेंगे। प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ने शुरू हुए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरे वर्ल्ड में सबसे कम प्रीमियम हमारे देश में है, या एटलीस्ट जो मेजर कंट्रीज हैं उसमें सबसे कम प्रीमियम इंडिया में चार्ज होता है। सो देर इज अ ग्रेट स्कोप कि ये जो प्रीमियम है ये सब्सटेंशियली बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने वो प्रोसेस शुरू किया, और जैसे जैसे थोड़ी सी मोनोपोली आएगी, जैसे जैसे लोग इस सेक्टर के पीछे भागेंगे, ये प्रीमियम
बहुत ड्रास्टिकली बढ़ेगा। हमारा एक जो अंदाज है, दिस इज नॉट अ मोतीलाल ओसवाल, लेकिन जो मेरा कैलकुलेशन है, मेरी स्टडी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में लगभग हर 2 साल में ये सेक्टर डबल हो सकता है। मतलब जो रेट है स्टॉक मार्केट के, स्टॉक प्राइसेस बोलो या एक पूरे पोर्टफोलियो का अगर हम अंदाज लगाएंगे तो आने वाले अगर हम 10 साल का हिसाब लगाए तो हर 2 साल में, 2.5 साल में ये इसका जो है डबल पैसा होने वाला है। तो अगर हम डबल का हिसाब लगाते हैं तो ये जो आपका CAGR लगभग 40-45% के आसपास आता है। 2.5 साल का भी पकड़ो तो लगभग 35 से 40% के बीच में आता है। सो एनी सेक्टर, एनी कंपनी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी हैविंग अ CAGR ऑफ मोर देन 25-30-35%, तो वो सेक्टर बहुत बढ़िया है। तो ये जनरल सेक्टर की बात बताई कि ये एकदम बूमिंग सेक्टर है। बिल्कुल डाउट मत रखना, बिल्कुल मन में शंका मत करना कि इसमें मैं पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं। आंख बंद करके पैसे लगाने हैं। और जैसा हम बोलते हैं इंश्योरेंस लेके आप सिक्योर हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी लेके आपको सिक्योर होना है। तो वैसे उसमें 5 कंपनीज हैं, लेकिन जो हमने एक इसमें सिर्फ ड्रॉप किया है, मैक्स लाइफ या मैक्स इंश्योरेंस है। वी हैव टेकन ICICI लोम्बार्ड, जिसको ICICI GI कहते हैं। Then second is HDFC Life, ICICI Pru Life, and SBI Life. And if you can just write down in the this one, ICICI GI जो उसका एक full form है, general insurance में है. Then we have HDFC Life, we have ICICI Pru Life and SBI Life. ये 4 स्टॉक जो हैं, अभी क्योंकि पूरे सेक्टर का हमने डिस्कस कर लिया, तो अब ये स्टॉक के ऊपर हमको बहुत ज्यादा अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। आग बंद करके पैसा डालना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक कुछ कुछ मिनटों में मैं आपको इन चारों शेयर्स के बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी ऑफ 26-29 पार्टिसिपेंट, किसी को भी डाउट है क्या इस सेक्टर पे? इफ यू आर कन्विंस्ड, राइट यस. इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, राइट नो. You have to discuss this. Again, I'm telling you, be very proactive. Whatever we are discussing is very important. If आपको सच में अगर पैसा बनाना है, तो आपको ये जो भी सेशंस जो 2 हो गए हैं, तीसरा है, और मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा कई बार स्कूलों में होता था कि भाई ये सम को 5 बार लिखना है या 5 बार रीड करना है, या इस चैप्टर को 5 बार रीड करना है। जो 2 सेशन ऑलरेडी हमारे हो गए हैं, उसकी वीडियोज आपके पास है, बार बार सुनिए उसको। जैसा हम 3 घंटे पिक्चर देखते हैं, पिक्चर मत देखिए, वही वीडियो भले आपने पहले भी देखा हो, सुना हो, लेकिन फिर से सुनिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये दिस थिंग दैट विल गिव मी वास्ट। मतलब आप अपने बच्चे, अपने पोते, सबके लिए आप एक बहुत बड़ा खजाना आप छोड़ के जाओगे। सो ओके, कहाँ किसकी? यस 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 यस, ICICI है, कन्विंस्ड है। व्हाट शुड बी द परसेंटेज? मैंने बताया कि टोटल 30 में अगर हम 4 स्टॉक ले रहे हैं, तो लगभग 10 से 12% का आपका जो पोर्टफोलियो अमाउंट है, दैट शुड बी द इंश्योरेंस सेक्टर। उसमें आप चारों को डिवाइड करके ले सकते हैं। निधि जी ने बताया, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद इंश्योरेंस सेक्टर, आई थिंक वी हैव अदर। ओके, विल डिस्कस। आपको हम अनम्यूट करते हैं, देन विल डिस्कस। फुल्ली एग्री, यस, ट्रेमेंडस, इट हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल। मैक्सिमम लोग अभी अनएश्योर्ड है, इंश्योर्ड नहीं है। मैक्सिमम लोग, इतना स्कोप है इस फील्ड में, इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा हमारा देश है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। मोतीलाल तने ने बहुत अच्छा अपडेट किया है कि ऑलरेडी मोतीलाल में, जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस बैक्टर बास्केट उन्होंने दिया था, और यस, इट हैज गिवन 15% रिटर्न। मुझे लगता है कि 5-7 महीने भी नहीं हुए होंगे, 4-5 महीने ही हुए होंगे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑलरेडी 5 महीने में 15%। ओके, सो जो अगर हम अंदाज लगा रहे हैं कि 30% CAGR अगर ये सेक्टर दे सकता, अभी तो ये पिक्चर अभी शुरू हुई है अभी इसकी। जैसा 5 महीने में अगर 15% ये सेक्टर ने दिया है, पिक्चर अभी शुरू हुई है। अब तो बहुत दूर जाना है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है आपका, सिर्फ शुरू के नाम आ रहे हैं, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है। दीदी जी, मैं इफ इट इज ओके वी कैन टॉक, अदरवाइज आई विल जस्ट एक्सप्लेन अगेन। आपको कोई अगर पर्टिकुलर अगर कोई चीज आपको इसमें लग रही है कि जो जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि नॉट कन्विंस, वी कैन डिस्कस, सबके लिए हेल्प होगा उससे। निधि जी को अनम्यूट कर सकते हैं? वी हैव बेटर सेक्टर्स बहुत है हमारे पास, सेक्टर्स की चिंता मत कीजिए। यस निधि मैडम।
अब मेरी आवाज आ रही है? यस 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 मैम। एक्चुअली रिटर्न के हिसाब से अगर देखें शेयर्स में, तो मुझे इस समय लगता है वेना ऐसे इस समय मतलब नेक्स्ट 1 ईयर तो मुझे लगता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो मे बी अभी 1 साल के दौरान दिस इज अ बेटर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ देम। और दूसरा ये ऑटो सेक्टर, ओके क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक बार सडनली आई थिंक टिल दिवाली और व्हाटएवर एक अच्छा बूम आना चाहिए। एंड मे बी इंश्योरेंस सेक्टर ऑन अ लॉन्ग टर्म 2-3 years, जैसा आप कह रहे हैं जब कंपलसरी होगा 10 years next 10 years। नेक्स्ट 10 years, या मे बी इट विल गिव अ बेटर रिटर्न देन अदर्स। डोंट वरी, आपके दोनों पॉइंट में समझ गया। सी ये जो चारों भी सेक्टर है, चारों भी जो कंपनियां हैं, इसके बहुत बड़ा अपने पास पीछे की हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है। 5 years का CAGR भी नहीं हमको मिल रहा है। कोई 2 साल पहले, कोई 3 साल पहले लिस्ट हुआ है, तो इसका पुराना रिकॉर्ड बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी भी अगर एवरेज CAGR निकालेंगे तो लगभग 15 से 23% के बीच में इन्होंने दिया है। बट एज आई एम रेगुलरली टेलिंग यू, ऑलवेज टेलिंग यू, ये जो पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं पिछले अगले 1 साल के लिए नहीं है। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। आप लीजिए, आप उसमें पैसा डालिए और भूल 3-4 साल जाइए। के हिसाब से। एक आधा ही शेयर इसमें ऐसा कोई पूरे 30 में होगा कि जिसको हमको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस कैन बी कंटिन्यूड। बैंकिंग सेक्टर इज गुड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट बैंकिंग, वी आर कमिंग अप विद सम बैंकिंग स्टॉक। लेकिन बैंकिंग का एक लिमिटेशन है भाई, एक पर्टिकुलर अमाउंट हम बैंकिंग में डाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट हम ऑटो में डाल रहे हैं। इस प्रकार से जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमको मैक्सिमम जो सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं उसमें पैसा डालना है। तो इसलिए ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें हमने 10 से 12% दिया है। एंड बी कन्विंस्ड, ये 4-5 मैंने आपको पता बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता दी है कि ये तो जस्ट इसका मूवमेंट शुरू हुआ है। अभी अभी इसका इतना बड़ा मूवमेंट बाकी है जिसका हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। बहुत बड़ा हमारा देश है। और भेड़ चाल बोलते हैं ना भी, काफी लोग समझते होंगे इस भाषा को, कि अपने अपने देश में ना भेड़ चाल होती है। तो जैसे ही कुछ लोग लेना लगेंगे खुदों के, और वो अपने बेटे को बोलेंगे, भाई को बोलेंगे, पड़ोसी को बोलेंगे, दोस्तों को बोलेंगे, अरे मैंने लिया मैंने लिया मैंने लिया। और अभी हम देख ही रहे हैं कि लोग जो इस कोरोना में जिन लोगों को तकलीफ आई है वो परेशान है, और जिनको मेडिक्लेम की वजह से काफी राहत मिली है, ऑलरेडी लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है। तो ये आने वाले टाइम में आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। ओके, वी हैव टू इन्वेस्ट इन एवरीवन, ऑल सेक्टर्स मिक्स अप करना है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, तने समवन हैज रिटन रिपीट द इंश्योरेंस शेयर्स, तो 4 नाम वापस डाल सकते हैं। यस संजय यस जी, डाल आपने दिया। लिखा है कि HDFC लाइफ IPO से आपने होल्ड किया है, बिल्कुल होल्ड कीजिए। मैं समझ रहा हूँ अगले 10-20 साल तो भी आप इस सेक्टर में बिल्कुल बने रह सकते हैं। या ऑलरेडी रिटर्न our population and under insured existing policy holders। यस आनंद प्रकाश जी, बिल्कुल सही कहा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो इसका पेनिट्रेशन शुरू भी नहीं हुआ है। जैसे जैसे ये पॉकेट, अभी अभी तो हम सिर्फ ये जो एकदम रिच पीपल है उनकी बात कर रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा होगा कि हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा। जिस दिन ये बीमारी, मतलब इंश्योरेंस लेने की बीमारी जिसको हम कह सकते हैं, मिडिल सेक्टर में, मिडिल क्लास लोगों में आएगी ना, आप देखो कितना ड्रास्टिक चेंज होगा। मतलब पागल हो जाएंगे लोग, लाइन लगेगी इंश्योरेंस कंपनी के पास में। डोंट वरी, आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 100% कन्विक्शन के साथ इसमें आपको पैसा डालना है। डोंट वरी। क्या तने ने एक अपडेट दिया है कि ओनली 2.8% पीपल इन इंडिया आर इंश्योर्ड। 3% भी नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से ये सेक्टर बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट कंपलसरी करेगी, बहुत नए नए इसमें कंपनीज आ रही हैं। ये एक सेक्टर जो है बिल्कुल किसी भी प्रकार से आप अवॉइड नहीं कर सकते, इस प्रकार का ये सेक्टर रहेगा। ओके, सो आई थिंक वी शुड बी कन्विंस। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, वी कैन ऑलवेज डिस्कस। ओके, सो 4 कंपनी मैंने बताई, वी हैव ओनली 5 to 7 minutes। सो ICICI, दैट इज द लार्जेस्ट प्लेयर, जनरल इंश्योरेंस में है। ICICI कंपनी उसकी मेन प्रमोटर है। उसके अलावा लोम्बार्ड जॉइंट वेंचर बिटवीन ICICI एंड फेयरफैक्स फाइनेंशियल। ये बहुत सारी चीजें आपको पता ही चलेगी। इसका एक एडवांटेज ये है कि अपने हाई से लगभग 10% नीचे मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, हम तो ये समझते हैं कि 10% सस्ता मिल रहा है। ग्रैब इट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बहुत सारे फीचर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स इंश्योरेंस में है, ओवरसीज स्टूडेंट्स का है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वेदर इंश्योरेंस और पता नहीं कितने चीजें हैं। 300 से अधिक इनके खुद के ब्रांचेस है और इट्स वेरी वेरी फास्ट एक्सपेंडिंग। सेकंड वन इज HDFC लाइफ, अगेन लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन HDFC लिमिटेड एंड स्टैंडर्ड लाइफ Abidem, which is the global giant in investment. This one again टॉप से 10% के नीचे हैं, 52 वीक हाई लगभग 746 है, आज 680 690 के बीच में चल रहा है। तो अगेन 10% का हाई से नीचे हमको मिल रहा है एंड बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। मैं बताना भूल गया, ICICI लैम्बार्ड का 3 साल का CAGR 23% है। तो 23% इज ग्रेट। अभी तो मूवमेंट चालू भी नहीं हुई है, 23% ऑलरेडी वो दे रहा है। HDFC लाइफ 20% CAGR दे रहा है। मेन बात बताता हूँ, मार्केट कैप कितना है। ICICI लैम्बार्ड हम बोलते हैं कि लार्जेस्ट प्लेयर है, उसका मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपया है। LIC की हम बात कर रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए। सोचो कि कितना बड़ा, चूंकि धीरे धीरे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर की जो एंटिटीज है वो उसमें घुसने वाली है। तो आप समझो कि यहाँ से कितना बड़ा ग्रोथ का चांस है LIC, और इसमें कितना वास्ट डिफरेंस है अभी। सो HDFC लाइफ 20% CAGR, मार्केट कैप इज 1.4 लाख करोड़, 1,000 से अधिक सिटीज में उसके ब्रांचेस हैं, 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। आप समझो कि कितना एक बहुत बड़ा एक ये आ रहा है। मार्केटिंग में भी ये सब कंपनी जो है बहुत एग्रेसिव है। ICICI Pru Life, again a life insurance company, a joint venture between ICICI and Prudential, which is again आपको पता है कि वर्ल्ड की मोस्ट रिनाउंड थिंग है, कंपनी है। लाइफ हाई पे चल रहा है, इससे इसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, जो सबसे पहले अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर की आई थी तो दैट वाज ICICI Pru Life। बहुत सारे इनके प्लान्स हैं, लगभग ऑल बड़े बड़े जो मार्केटिंग कंपनी है उनके साथ टाइप है। और ICICI Pru में अगर आप उसका शेयर होल्डिंग देखेंगे तो दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है लगभग सभी का उसमें स्टेक है। टू बी प्रेमजी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, काफी सारे नाम है इसमें। मार्केट कैप इज 90,000 करोड़ ओनली। तो एंड CAGR इज 13%। CAGR इसका कम है, लेकिन चूंकि इसलिए हमने बताया कि आपको चारों में मिक्स करके डालिए ताकि एक एवरेज CAGR हमको बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। फोर्थ वन इज SBI लाइफ। जैसे वो 3 प्राइवेट सेक्टर के, SBI एक आप समझो कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो गई। इट्स जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड BNP Paribas, जो कि हमने सभी ने नाम सुना है कि इट्स अ फ्रेंच मल्टीनेशनल बैंक एंड वेरी वेरी बिग एंटिटी। और ये भी अपने टॉप से लगभग 5% नीचे हैं, अभी 980 के करीब है। बहुत बढ़िया सेक्टर है। हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन और बहुत सारे अलग अलग इनके एडिशनल बिजनेसेस हैं। 3 साल का CAGR 12% है। सो हमने जो ब्रैकेट डाला था 10% से नीचे का नहीं लेना है, तो उसमें भी बेटर है। लेकिन आने वाले समय का अगर हम अंदाज लगा रहे हैं तो वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर्स। मार्केट कैप इज 1 लाख करोड़। अगर अब हम देखते हैं कि अगर ये चारों बड़ी कंपनी को भी लिया हमने और सबका मार्केट कैप मिला है तो लगभग 3 लाख करोड़ हो रहा है, और सिर्फ LIC का 20 लाख या उससे भी ज्यादा बड़ा मार्केट कैप आएगा। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर जो है वो जो बिजनेस कुछ ना कुछ खाएगा ही। तो इतना पोटेंशियल है इस पूरे सेक्टर में जिसका कि अब कोई हमको सोचने की बात नहीं है। सो दीज आर द 4 स्टॉक्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड आवर लिमिट। फिर भी 1-2 मिनट में अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, एनी डाउट, एनी, इफ यू आर रियली कन्विंस, राइट यस। 12 स्टॉक हो गए हैं, 18 स्टॉक अगले हम पिछले 2-4-5, सुशील जी उनको अपॉइंटमेंट कीजिए। 18 स्टॉक हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में हम उसको पूरा कर दें, और पूरे 30 स्टॉक्स को हम आपके सामने लाएंगे। और जब आप पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड। सुशील जी। हाँ सर। तो गुड इवनिंग सर। या मैं ये कहना चाह रहा था कि डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 स्टॉक हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे क्या? मैंने पहले बोला ना आपको ये, ठीक है। क्या होता है कि हमने 850 से चालू किया था, करते 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 हम 30 पे आए। और मैंने शुरू में भी ये बात बोली है कि जरूरी नहीं आपको पूरे 30 में इन्वेस्ट करना है। अगर आप 10 चालू, आपको लग रहा है कि हमको 10 में करना है, तो वी कैन 30 में से 10 चॉइस कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, तो उसमें आप हेल्प करोगे या मेरे या बिल्कुल help करेंगे। personal- मतलब उसमें हेल्प कैसे होगा कि आपका माइंडसेट क्या है भाई, जैसा भी निधि जी ने बोला कि उनको ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग में थोड़ा ज्यादा स्कोप है, तो जैसा आपका एक एंगल होगा उस हिसाब से अपन उसको गाइड करेंगे। अच्छा जैसे सर, मैंने मेरा बताया एंगल इंश्योरेंस की 4 कंपनी पकड़ी है, अपन उसमें से एक ले सकते हैं ना, इस तरह से वो 10 में या 15 में अपन उसको लाते रहते हैं। इन जनरल मैंने हमारा भी ऐसा सिनेरियो है कि हम 30 स्टॉक नहीं देते हैं किसी को भी, हम हर एक को बोलते 10 पर 15 स्टॉक ही रखना चाहिए। लेकिन चूंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है अगले 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल तक भी, जब तक कि कोई मेजर चेंज नहीं आए, ये पोर्टफोलियो चलेगा। इसमें का एक आधा शेयर कम होगा, एक आधा शेयर बढ़ेगा, तो इसलिए हम 30 का बात कर रहे हैं, लेकिन यू कैन बी सेटिस्फाइड विद 10 और 15 ऑल्सो। ओके, परफेक्ट। और सर LIC IPO होने के बाद ये प्राइवेट सेक्टर पे जो 4 बूम स्टॉक्स है उसमें बूम आएगा, बूम अ, आएगा, अच्छा, बूम आएगा। इसमें effect नहीं होगा, जनरली अगर negative आपने effect देखा नहीं होगा, होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो जब भी किसी सेक्टर का एक बड़ा आईपीओ होता है, या कोई एक सेक्टर का एक तरह का रीरेटिंग हो रहा है ना, एलआईसी जब भी आएगा, आज एलआईसी को हम कुछ बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि एलआईसी रिलायंस से भी बड़ी कंपनी हो गई है, तो वो पूरा सेक्टर को लेके जाएगी ना, तो पूरे सेक्टर में बूम आएगा। मतलब मैंने अभी पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ एलआईसी आईपीओ के कारण ये 50 से 100% इस पूरे सेक्टर में बूम आ जाए। कांट से दैट विल बी अ वेरी बुलिश फॉर दिस सेक्टर जब भी एलआईसी का आईपीओ आएगा। ओके, व्हाट इज योर व्यू ऑन बजाज फाइनेंस टिल 24 जून? 24 जून को क्या है मुझे नहीं पता, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एक्सपायरी ऑन 24 जून। नहीं, हम एक्सपायरी की बात नहीं करते हैं। इन दिस पोर्टफोलियो वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट लॉन्ग टर्म, सो एक्सपायरी का मुझे नहीं पता, लेकिन वी आर वेरी बुलिश। कल हमने जो बजाज फाइनेंस को लिया उसका कारण ये था कि जो एक ड्रास्टिक फॉल आया 10% का, हाई से 10% नहीं, 7-8% का आया है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। बट डोंट आस्क मी फॉर शॉर्ट टर्म, पर्सनली में हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। इफ यू आपने लिखा है कि आई एम होल्डिंग फ्यूचर, रखिए सर, आपके पास अगर M2M भरने के लिए पैसा है तो बिल्कुल रखिए, बेचना नहीं उसको, लॉस में तो बिल्कुल नहीं बेचना। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? वी हैव ओनली 1 or 2 minutes. Yeah, we have to wind up fast. या तने वो इमीडिएटली दूसरा चालू कराना। Yes, sure. Okay, so I think this is all with today's session. एक बहुत बड़ा परिचय सम्मेलन है अभी अगले कुछ ही मिनटों में, so I have to be there. So thank you very much for coming. बिल्कुल आपको इस पूरे जो भी हमारा सीरीज चल रहा है इसका पूरा आपको आनंद भी लेना है और लोगों तक पहुंचाना है। मैं अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि ये हम 50 या 100 या 1000-500 लोगों के लिए ये नहीं मेहनत की है, ये जो भी मेहनत है या जो भी इसका है, ये आप लोगों को बताइए। इफ दे आर कन्विंस इट्स ओके। जो भी आपके लोग इस शेयर मार्केट में है सबको आप गाइड कीजिए, उनको बताइए जो भी आप, या एटलीस्ट उनको ये वीडियोस देखने के लिए बोलिए, मोटिवेट कीजिए। जब वो पैसा कमाएंगे हो सकता है कुछ साल के बाद में वो आप मुझे तो याद रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन आपको जरूर याद रखेंगे कि आपने उनको एक अच्छा गाइडेंस दिया। So thank you very much. Thank you for coming. Next session will announce soon. Yes, Tanay. पास कोई बड़ा पोर्टफोलियो है और वो हमारी गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन सेंड अस योर पोर्टफोलियो। ऑलरेडी कुछ लोगों ने हमको भेजा है, 1-2 दिन में हम उनको सबको उसका रिपोर्ट आपको भेजा जाएगा। एक रिपोर्ट आने के बाद देन यू कैन अगेन कांटेक्ट अस फॉर डिटेल्स। चलो तने प्लीज वाइंड अप करो प्लीज। श्योर, ऑलराइट। सो थैंक यू एंड वी आर लॉगिंग ऑफ नाउ।